इमेजिन कीजिए एक ऐसा लड़का जो स्कूल में 95% मार्क्स लाता है बहुत बढ़िया। और यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन साथ ही 19 साल की उम्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप में मजे हुए आईपीएल स्टार्स को भी पीछे छोड़ देता है। ये तो सच में एक बहुत ही दिलचस्प सा विरोधाभास है। बिल्कुल, और ये सब कोई बहुत सोची समझी योजना का हिस्सा नहीं था। इसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मोबाइल फोन की स्क्रीन से दूर रखना चाहती थी। हाँ, एक तरफ डिजिटल डिटॉक्स की आम सी घरेलू कोशिश और दूसरी तरफ मॉडर्न क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच। ये कोई आम कहानी तो नहीं है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम अपने सामने मौजूद ढेरों खबरों के आर्टिकल्स, विकिपीडिया पेजेस और मैच रिपोर्ट्स के अंबार से इसी उभरते सितारे की कहानी का निचोड़ निकालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं विहान मल्होत्रा की। हाँ, विहान मल्होत्रा। और हमारी आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक खिलाड़ी के टैलेंट की तारीफ करना नहीं है। हम इन सोर्सेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के गला काट कंपटीशन वाले क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट से काम क्यों नहीं चलता। बिल्कुल, टैलेंट काफी नहीं है आज का समय में। हाँ, हम डिकोड करेंगे कि एडेप्टेबिलिटी, अनुशासन और सही माइंडसेट किस तरह एक छोटे शहर के लड़के को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां वो 1.78 बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। मैं तैयार हूँ। अक्सर हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स चैंपियन किसी फैक्ट्री में बनी परफेक्ट मशीन होते हैं, बचपन से हाई टेक एकेडमी, न्यूट्रिशनिस्ट, सब कुछ। लेकिन पटियाला के रहने वाले विहान की कहानी एकदम अलग है। बहुत अलग है। अगर हम शुरुआत देखें तो 1 जनवरी 2007 को विहान का जन्म हुआ पटियाला में। और उनके माता पिता का प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। उनकी माँ एक सीनियर सरकारी डॉक्टर है और पिता पंजाब सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर है। मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास एकेडमिक परिवार। बिल्कुल टिपिकल। कोच कमल संधू के पास उन्हें कोई सुपरस्टार बनाने के लिए नहीं भेजा गया था। अच्छा? हाँ, बस इसलिए भेजा गया था कि वो खाली समय ग्राउंड पर बिताएं और फोन की लत से बचे रहें। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो ये कि क्रिकेट में इतनी सफलता के बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। स्कूल में 95% मार्क्स लाना और अब चितकारा यूनिवर्सिटी से बीबीए करना, जिस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में उन्हें 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया है, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका रूटीन ऐसा था कि वो सुबह 11 बजे ग्राउंड पहुंचते थे और रात को 9 या 10 बजे तक अकेले प्रैक्टिस करते थे। 11 से रात 10 बजे तक? हाँ, लगातार। तो यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। अक्सर हम सोचते हैं कि टॉप लेवल स्पोर्ट्स और गंभीर पढ़ाई एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या विहान के लिए बीबीए की पढ़ाई और क्रिकेट फील्ड पर उनका जो प्रेशर हैंडलिंग है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उनका ये एकेडमिक बैकग्राउंड उन्हें एक सिस्टमैटिक थिंकर बनाता है। वो कैसे? देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है? रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस। सही बात है। अब इसे क्रिकेट की पिच पर रख कर देखिए। जब आप 95% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट होते हैं तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। मतलब वो गेम को एक बैलेंस शीट की तरह देखते हैं। एग्जैक्टली। एक इनिंग को बिल्ड करना किसी बैलेंस शीट को मैनेज करने जैसा ही है। कब रिस्क लेना है, कब सिंगल डबल लेकर अपने विकेट बचाने हैं। ये अनुशासन उन्हें अपनी तकनीक का खुद ही विश्लेषण करने की ताकत देता है। यानी वो सिर्फ हवा में बैट नहीं घुमाते। नहीं, वो गेम की ज्योमेट्री और गणित को समझते हैं। वाओ! और मुझे लगता है उनका यही अनुशासन उन्हें एक और बहुत मुश्किल चीज करने की ताकत देता है, अपने ईगो को पीछे छोड़ना। ये तो सबसे मुश्किल काम है किसी भी खिलाड़ी के लिए। हाँ, मतलब घंटों अकेले नेट्स में पसीना बहाना एक बात है, लेकिन जब आप एज ग्रुप क्रिकेट में स्टार बन जाते हैं तो ईगो को साइड में रखना आसान नहीं होता। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। जी, बताइए। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उन्होंने 900 से ज्यादा रन बनाए। और 100 रन बहुत होते हैं। हाँ, और फिर इंडिया अंडर 19 के इंग्लैंड दौरे पर वो टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 520 रन ठोक दिए। जिसमें टेस्ट मैचों में 277 और वनडे में 243 रन शामिल थे, राइट? बिल्कुल। पंजाब के पूर्व कोच सुनील सग्गी ने तो उनके बैटिंग स्टाइल को देखकर उनकी तुलना सीधे युवराज सिंह से कर दी थी। अरे वाह! किसी भी 18-19 साल के लड़के की तुलना जब युवराज सिंह से हो
तो ईगो बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। विहान अपनी पूरी जिंदगी एक ओपनर रहे हैं, हमेशा सबसे पहले बैटिंग करने उतरे। लेकिन तभी टीम में 14 साल के आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे की एंट्री होती है। ये दोनों तो बहुत हाई प्रोफाइल नाम है। हाँ, तो टीम के कोचेस कमलप्रीत संधू और रवनीत रिकी, उन्होंने विहान से कहा कि अब आपको ओपनिंग छोड़कर मिडिल ऑर्डर में खेलना होगा, नंबर 3 या टीम की जरूरत के हिसाब से कहीं भी। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। वही तो, यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। किसी इनफॉर्म टॉप स्कोरर से उसकी पक्की जगह छीनकर उसे मिडिल ऑर्डर में धकेल देना, ये तो करियर सुसाइड जैसा लगता है। एक लीड एक्टर को सपोर्टिंग रोल देने जैसा। एग्जैक्टली। उन्होंने ये रिस्क लिया, लेकिन ये फैसला बैकफायर क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, अगर हम इसे मॉडर्न क्रिकेट के टैक्टिक्स से जोड़कर देखें तो आज वर्सेटाइलिटी की वैल्यू स्पेशलाइजेशन से कहीं ज्यादा हो गई है। मतलब हर पोजीशन पर खेलना आना चाहिए। हाँ, रवनीत रिकी खुद 2000 के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं। वो प्रेशर को समझते हैं। उन्होंने विहान को एक एनी पोजीशन प्लेयर यानी क्राइसिस मैन में बदल दिया। और विहान ने मान लिया। हाँ, विहान ने अपनी ईगो को बीच में नहीं आने दिया। अब इसके सामरिक फायदे को समझिए। एक ओपनर को नई स्विंग होती गेंद खेलनी पड़ती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स आते हैं, फील्ड पहली होती है। यहाँ आपको सिंगल्स निकालने होते हैं, जो विहान के सिस्टमैटिक माइंडसेट के बिल्कुल अनुकूल था। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसका एक साइकोलॉजिकल फायदा भी भारत को मिला। वो कैसे? विरोधी टीमों के बॉलर्स अपना पूरा होमवर्क, अपनी पूरी एनर्जी वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे को आउट करने में लगा देते थे। वो दोनों मेन रडार पर होते थे। अरे हाँ, ये तो है। और जब तक विपक्षी टीम शुरुआती झटकों के बाद रणनीति बदलती, विहान रडार के नीचे रहकर शांति से क्रीज पर सेट हो जाते थे। बहुत स्मार्ट। उनका ईगो आड़े नहीं आया। उन्होंने ये जिद नहीं की कि मैं इंग्लैंड टूर का टॉप स्कोरर हूँ तो मैं ही ओपन करूंगा। सही बात है। उन्होंने समझ लिया कि टीम को उस वक्त एक ऐसे क्राइसिस मैन की जरूरत है जो विकेटों के पतझड़ को रोक सके। और यही एडेप्टेबिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो एक तरह से उन्होंने खुद को टीम की जरूरत के सांचे में ढाल लिया। और इस एडेप्टेबिलिटी का असली इम्तिहान तब हुआ जब वो ग्लोबल स्टेज पर पहुंचे। जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला गया 2026 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाँ, वहाँ तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल। वहाँ वो सिर्फ एक बैटर नहीं रहे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस वर्ल्ड कप में विहान भारत के वाइस कैप्टन थे, कप्तान आयुष महात्रे थे। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया, जहां विहान ने 36 गेंदों पर 30 रन की एक बहुत सधी हुई पारी खेली। लेकिन टूर्नामेंट में उनके 2 सबसे बड़े पल कुछ और ही थे। एक पल तो जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर सिक्सेस मैच का था, राइट? हाँ, जहां उन्होंने 107 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाए। वो इनिंग बिल्ड करने की क्षमता का परफेक्ट उदाहरण थी। लेकिन जो दूसरा पल है वो सच में मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो मैच था बांग्लादेश के खिलाफ। ओहो, वो मैच? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मैच भारत के हाथ से लगभग फिसल ही चुका था। बांग्लादेश 125 रन पर सिर्फ 4 विकेट खोकर आसानी से जीत की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, लग रहा था मैच खत्म है। और तभी विहान गेंदबाजी करने आते हैं। ध्यान रहे, वो लेफ्ट हैंड बैटर है जो राइट आर्म ऑफ स्पिन डालते हैं। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट चटका दिए। 4 विकेट? हाँ, जिसमें खतरनाक दिख रहे शेख परवेज जिबोन का विकेट भी शामिल था। नतीजा ये हुआ कि 125 पर 4 वाली टीम 146 पर ऑल आउट हो गई। और भारत डकवर्थ लुइस नियम से 18 रन से जीत गया। बिल्कुल। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक बल्लेबाज जिसने पूरी जिंदगी बैटिंग की, वो अचानक वर्ल्ड कप के क्रूशियल मैच में इतनी घातक बॉलिंग कैसे कर सकता है? क्या ये पार्ट टाइम स्पिन सिर्फ लक था? ये सवाल बहुत लाजमी है। स्कोर कार्ड देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि लकी दिन था। हाँ, मतलब अचानक से 4 विकेट। लेकिन जब हम कोचेस के इंटरव्यूज देखते हैं तो सच्चाई अलग है। ये लक नहीं था। उनके कोच संधू ने खुलासा किया है कि विहान नेट्स में 4-5 घंटे बैटिंग करने के बाद घर नहीं जाते थे। तो फिर क्या करते थे? वो हर रोज 7-8 ओवर बॉलिंग करते थे और फिर फील्डिंग ड्रिल्स करते थे। 7-8 ओवर हर रोज, वो भी 5 घंटे की बैटिंग के बाद। ये तो किसी प्रॉपर बॉलर का वर्कलोड है। यही तो कैच है। 7-8 ओवर बॉलिंग करना पार्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं है, ये एक नई स्किल डेवलप करना है। आज के T20 दौर में 1 डायमेंशनल खिलाड़ी होना काफी नहीं है। सही बात है। अगर आप सिर्फ बैटिंग करते हैं तो टिकना मुश्किल है,
विहान को पता था कि अगर वो कप्तान को रिलायबल स्पिन का विकल्प देंगे तो उनकी वैल्यू दोगुनी हो जाएगी। यानी वो 4 विकेट कोई चमत्कार नहीं थे, वो उन सैकड़ों घंटों की नेट्स प्रैक्टिस का नतीजा थे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी लकी। बिल्कुल, और उनके इसी ऑल डायमेंशनल प्रदर्शन ने दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग का ध्यान खींचा। हम बात कर रहे हैं आरसीबी की। ओहो, आरसीबी। आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने विहान को 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीद लिया। और दिलचस्प बात यह है कि विहान ने उस वक्त तक अपना सीनियर डोमेस्टिक डेब्यू भी नहीं किया था। बिना डोमेस्टिक खेले सीधा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, और आरसीबी खुद एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। 2025 में अपना पहला आईपीएल टाइटल जीतने के बाद, जहां उन्होंने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था, आरसीबी 2026 में 1.78 बिलियन डॉलर्स में बिकी है। मतलब लगभग 16,660 करोड़ रुपए। हाँ, और नए मालिक हैं आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन। टीम के कैप्टन अब रजत पाटीदार हैं और कोच है एंडी फ्लावर। ये तो पूरी तरह से एक नया सेटअप है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब इतनी बड़ी चैंपियन फ्रेंचाइजी एक ऐसे 19 साल के लड़के पर पैसे लगा रही है जिसने सीनियर लेवल की एक गेम नहीं खेली। हाँ, किसी स्टार्टअप में सीड फंडिंग करने जैसा है ये। बिल्कुल। आरसीबी को इस रिस्क से क्या फायदा होगा? देखिए, आरसीबी का थिंक टैंक लंबी रेस की सोच रहा है। वो सिर्फ आंकड़े नहीं देख रहे, वो उसका माइंडसेट खरीद रहे हैं। माइंडसेट? हाँ, विहान का बचपन का सपना था कि मुझे विराट कोहली जैसा बनना है, और अब वो उसी ड्रेसिंग रूम में होंगे एंडी फ्लावर और पाटीदार के अंडर। उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो कहीं और नहीं हो सकता। आरसीबी को उनका क्राइसिस मैन वाला नेचर चाहिए। एग्जैक्टली। T20 के प्रेशर में वो बहुत काम आएगा। और उनके आदर्श सिर्फ विराट नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि वो शुभमन गिल को भी आदर्श मानते हैं। सेंचुरी के बाद वो गिल की तरह ही बो करके दर्शकों का अभिवादन करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी वो जमीन से जुड़े हैं। उनका मानना है कि असली तैयारी रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट मैच की कठिन ग्राइंड से आती है, सिर्फ आईपीएल की पारियों से नहीं। ये एक 19 साल के लड़के के मुंह से सुनना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में सब T20 के पीछे भाग रहे हैं और ये लड़का कह रहा है कि असली क्रिकेट रेड बॉल है। हाँ, क्योंकि रेड बॉल आपकी तकनीक का टेस्ट लेता है। बिल्कुल, वो शॉर्टकट नहीं खोज रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा से सुनने वालों के लिए क्या सीख निकलती है? मॉडर्न क्रिकेट हो या असल जिंदगी, सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती। बिल्कुल नहीं। अगर आप में अडेप्टेबिलिटी नहीं है, जैसे विहान ने ईगो छोड़कर ओपनिंग पोजीशन छोड़ दी, तो आप पीछे छूट जाएंगे। नई स्किल सीखना और कड़े प्रोसेस पर विश्वास रखना ही चैंपियन बनाता है। मैं 100% सहमत हूँ। बदलाव को अपनाकर ही लंबी रेस का घोड़ा बना जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की चर्चा खत्म करें, मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमने बात नहीं की है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत चिंताजनक जिक्र है। वो क्या? हमने बात की कि विहान ने इंग्लैंड और अफ्रीका में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, वो क्राइसिस मैन बने। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 दौरे पर उसी रेड बॉल क्रिकेट में उनका बैटिंग एवरेज 13 से भी कम था? जी हाँ, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। ऑस्ट्रेलिया की तेज और बुछाल भरी पिचों पर उनकी तकनीक को काफी संघर्ष करना पड़ा। अब जरा सोचिए, जब वो इंटरनेशनल और आईपीएल लेवल के शातिर और अनुभवी फास्ट बॉलर्स का सामना करेंगे, ऐसे बॉलर्स जो वीडियो एनालिटिक्स से उनकी कमजोरी डिकोड कर लेंगे। हाँ, तब तो बाउंसर पे बाउंसर आएंगे। बिल्कुल। तब क्या होगा? क्या ये नया क्राइसिस मैन अपने करियर के इस सबसे बड़े क्राइसिस से कैसे निपटेगा? क्या वो एक बार फिर खुद को बदल पाएंगे या इंटरनेशनल क्रिकेट की कड़वी सच्चाई के सामने बिखर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो उनका कैरेक्टर तय करेगा। सही कहा। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त और विहान का बल्ला ही देगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यही विराम देते हैं। कहानियों की तह तक जाते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।